नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिंक एजुकेशन में। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एसएससी सीएचएसएल है क्या, इसमें कौन कौन सी पोस्ट मिलती हैं और कौन कौन सी पोस्ट इसके अंदर आती हैं। मींस कि कौन कौन सी डिपार्टमेंट में हमारी जॉब लगती है, कौन कौन सी पोस्ट होती हैं इसके अंदर, कौन कौन इनमें फॉर्म भर सकते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट क्या होती है इन फॉर्म को भरने के लिए, और अगर हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो हमें कहाँ पर जॉब मिलेगी, कहाँ पर हम रहकर जॉब कर सकते हैं, क्या हमारा होम स्टेट मिलेगा या नहीं मिलेगा। जितने भी क्वेश्चन आपके एसएससी सीएचएसएल से, वो सारे के सारे यहाँ पे क्लियर करेंगे। बस आप इस वीडियो को दायरा बनाकर शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, ताकि आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएं। और बिल्कुल 1 से लेकर 100 तक हम सभी बातों को जानेंगे, कोई भी बात यहाँ पे स्किप नहीं करेंगे और आप भी इस वीडियो को स्किप ना करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये एसएससी सीएचएसएल में जो जॉब्स मिलती हैं वो गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनमें आपकी जॉब लगती है, ठीक है। और इनको एसएससी इन भर्तियों को भर्ती है, मीन्स कि इन भर्तियों को कंप्लीट एसएससी के थ्रू होती हैं। इन भर्तियों को जो रिक्रूट करती है वो एसएससी है, मीन्स कि इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो सारा एसएससी देखती है। तो एसएससी की फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है। और अब बात करते हैं कि इनको कौन भर सकता है, एसएससी सीएचएसएल को कौन भर सकता है। तो जो भी 12वीं पास कोई भी कैंडिडेट्स है वो इन पोस्ट्स को भर सकता है। 12वीं पास कैंडिडेट होना चाहिए और उसकी एज आनी चाहिए, जो इनका एज क्राइटेरिया है। एज क्राइटेरिया हम आगे चलकर देखेंगे। ये नया नोटिफिकेशन है, अब फॉर्म निकले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 7 तारीख 3रा महीना 2022 तक आप ये फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके अधीन कौन कौन सी पोस्ट आती हैं। और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके अधीन कौन कौन सी पोस्ट आती हैं। तो उसमें लोअर डिविजनल क्लर्क, ठीक है, ये पोस्ट इसके अधीन आती है, लोअर डिविजनल क्लर्क, ठीक है। उसके बाद जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, ये पोस्ट भी इसके अधीन आती है और क्लर्क जैसा इसका काम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि लोअर डिविजनल क्लर्क, उसके बाद आती है आपकी जूनियर, ठीक है, जूनियर आपकी सेक्रेटरीट असिस्टेंट, ठीक है, सेक्रेटरीट असिस्टेंट, ठीक है। ये पोस्ट होगी, इनका क्लर्क जैसा काम है। उसके बाद जो आपकी आती है उसके बाद मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि एलडीसी की पोस्ट इसके अधीन आती है। फिर जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जिसे जेएसए बोलते हैं, वो पोस्ट इसके अधीन आती है। उसके बाद पोस्टल असिस्टेंट पीए, ठीक है, पोस्टल असिस्टेंट। उसके बाद शॉर्टिंग असिस्टेंट। इन दोनों का काम एक जैसा होता है, इन दोनों का काम एक जैसा होता है। और उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर इसके अधीन आती है, ठीक है। और तो ये सारी पोस्ट है, इसमें लगभग आप कह सकते हो कि 1 2 3 4 5 प्रकार की इसमें आपके अंदर पोस्टर्स आती हैं, जिसमें मैंने आपको यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। डाटा एंट्री ऑपरेटर, लोअर डिविजनल क्लर्क और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, ठीक है, पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट। आगे चलकर भी हम देखेंगे इन पोस्टर्स को। और ये इसके अंदर पोस्टर्स आती हैं। एक बार और आप यहाँ पे देख लेते हैं अभी कौन कौन सी पोस्ट आती हैं। लोअर डिविजनल क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, दोनों का काम भी लगभग एक जैसा होता है और इनकी जो सैलरी है वो भी लगभग एक जैसी होती है। और नेक्स्ट आती है पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट, ठीक है। इनकी सैलरी एलडीसी और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट से ज़्यादा होती है, ठीक है। जो इनकी सैलरी है वो सबसे कम सैलरी एलडीसी क्लर्क में होती है इसमें, और जेएसए जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की सबसे कम सैलरी होती है इन पोस्टर्स के हिसाब से देखें तो, ठीक है। एंड उसके बाद एक आपकी रह गई डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है। डाटा एंट्री ऑपरेटर जो आपकी है DEO और एक आपकी होती है ग्रेड ए में, ठीक है।
ठीक है। और अब हम बात करते हैं, ये सारी 4-5 प्रकार की पोस्ट्स आ गई, जिसमें जेएसए होगी थी, आपकी लोअर डिविजनल क्लर्क होगी थी, पोस्टल असिस्टेंट होगी थी, शॉर्टिंग असिस्टेंट होगी थी, डाटा एंट्री ऑपरेटर होगी थी। 2 प्रकार के हैं ये सारे, ठीक है। और एक जो डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये लेवल 4 की जॉब है, ये लेवल 5 की जॉब है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा सैलरी अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा सैलरी डाटा एंट्री ऑपरेटर लेवल 5 की है, जो इसके अंदर है। अगर हम सबसे ज़्यादा और सबसे कम सैलरी की बात करें, सबसे कम सैलरी है एलडीसी क्लर्क और जेएसए, ठीक है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जेएसए, और ये है सबसे कम सैलरी, ठीक है, कम। और सबसे ज़्यादा सैलरी है इसमें डाटा डीईओ, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है। इसमें सबसे कम सैलरी है लेवल 5 में, जब आपको लेवल 5 की जॉब मिलती है इसमें, ठीक है। लेवल 4 में आपकी पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के बराबर है। लेवल 5 में डाटा एंट्री ऑपरेटर की सबसे ज़्यादा जो है, जो आपका पे बैंड है, वो 29,200 से लेकर 92,300 तक का पे बैंड है। अब हम फिर बैक चलते हैं और इनकी सैलरीज जो आपके अकाउंट में आएंगी, अब हम वो देख लेते हैं, ठीक है। इनकी सैलरीज हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, जो आपके अकाउंट में आएंगी। लगभग लगभग में होंगी ये, 1000 कम हो सकती हैं, 1000 ज़्यादा हो सकती हैं, ठीक है। जो आपकी मीन्स की जो आपका डिडक्शन वगैरह होंगी, जो आपकी सैलरी में से कटेंगी चीज़ें, डिडक्शन वगैरह होंगी, उनको काट के जो आपकी सैलरी यहाँ पे रहने वाली है, जो एलडीसी के लिए रहने वाली है, वो 21,000 से लेकर 26,000 रुपये तक यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। 21,000 से लेकर 26,000 तक, क्योंकि इन्होंने सिटीज़ को एक्स, वाई और जेड में डिवाइड कर दिया गया है। एक्स की सैलरी अलग होगी, वाई की अलग होगी, जेड की अलग होगी, तो अलग अलग सैलरीज है। मान के चलिए कि 21,000 से लेकर 26-27,000 रुपये तक आपकी यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। अब हम बात करते हैं, शुरू में आपकी जॉब के लगते सार 21,000 से लेकर आप 27,000 रुपये तक की यहाँ पे सैलरी आप यहाँ पे मान सकते हो। लगभग लगभग में आपको यही सैलरी मिलने वाली है, ठीक है। और सबका अलग अलग होगा। बड़े शहरों की सैलरी ज़्यादा होगी, उसके बाद जो सेमी अर्बन एरियाज होते हैं उनकी थोड़ी कम होगी, जो रूरल एरियाज होते हैं, रूरल टाइप में एरियाज होते हैं, उनकी सबसे कम होगी। तो इस हिसाब से आपकी सैलरी को यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। 3 उसमें डिवाइड किया जाएगा आपकी यहाँ पे आपकी सैलरी को एक्स, वाई और जेड में, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, 21 से लेकर 26 तक आप यहाँ पे सैलरी आप मान सकते हैं, ठीक है। 26-27 तक, 1000 कम और 1000 ज़्यादा, वो आपके उसके हिसाब से होगा, जो अर्बन एरिया होंगे, सेमी अर्बन होंगे, रूरल एरिया होंगे। अब हम बात करते हैं पोस्टल असिस्टेंट की, ठीक है। पोस्टल असिस्टेंट की जो सैलरी होगी, ये आपकी 26,000 से लेकर 32,000 के आसपास यहाँ पे मान सकते हैं, ठीक है। तो ये इतना मैं 26 से लेकर 32 तक क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक्स, वाई, जेड इन्होंने डिवाइड कर दिया गया है। एक्स एरिया, वाई एरिया, जेड एरिया, मीन्स की जो आपकी मेट्रो सिटी हैं उनमें सैलरी सबसे ज़्यादा होती है, और जो सेमी अर्बन होती हैं, जो मीन्स की ना तो रूरल ना बहुत ज़्यादा अर्बन, सेमी अर्बन होते हैं, उनमें सैलरी मीडियम होती है, कम होती है। रूरल एरिया में सबसे कम होती है। तो इस हिसाब से 26 से लेकर 32,000 रुपये तक की सैलरी पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट में रहने वाली है। 1,000 2,000 यहाँ पे कम ज़्यादा हो सकती है। डाटा एंट्री की बात करें तो ये भी 27,000 से लेकर आपकी 33,000 के आसपास यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। इसमें से 1000 कम और 1000 ज़्यादा एक्स, वाई, जेड में आपको एरिया के हिसाब से आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, जो आप मैंने आपको इनमें से पोस्ट बता दी थी कि कौन कौन सी पोस्ट मिलती हैं। डाटा आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर मिलती है, लोअर डिवीजन क्लर्क मिलती है, पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट वगैरह जो मिलती हैं, ठीक है। मेन प्रकार से इनको ऐसी कैटेगरी में बांटा गया है कि पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट को एक में, लोअर डिवीजन क्लर्क और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट को एक में, डाटा एंट्री ऑपरेटर को एक में, ठीक है। सबसे ज़्यादा सैलरी लेवल 5 डाटा एंट्री ऑपरेटर की है। अब हम बात करते हैं एज क्या मांगी जाती है इसमें। एज देखिए,
एज आपकी 18 साल से लेकर 27 साल तक इसमें एज मांगी जाती है। 18 साल से लेकर 27 साल तक, जो 18 साल से लेकर 27 साल तक के बीच में जहाँ इस एज तक के कैंडिडेट्स हैं वो इन फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, छूट वगैरह है, ओबीसी को 3 साल की छूट है, जो भी छूट वगैरह है, SC ST को जैसे 5 साल तक की छूट होती है। ठीक है, और ओबीसी को 3 साल की छूट होती है, PWD को 10 साल की होती है। जो भी छूट वगैरह होती हैं आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, भी इन फॉर्म को कौन भर सकता है। ठीक है, इन फॉर्म को कौन भर सकता है हम वो देख लेते हैं। जो आपकी लगभग ये सभी जो कैंडिडेट्स हैं 12वीं पास, ठीक है, 12th जिन्होंने पास की है और 12th पास की है जिन कैंडिडेट्स ने, और किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, जहाँ रिकॉग्नाइज्ड आपका बोर्ड से जिन्होंने 12वीं पास की है वो इन फॉर्म को भर सकते हैं। उनकी एज 18 से 27 साल तक होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें से एक दो पोस्ट हैं जैसे ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो कैश में डाटा एंट्री ऑपरेटर लगेंगे। उनके लिए जो कैश में स्पेशल लगना चाहते हैं, भाई हमने तो कैश में लगना है डाटा एंट्री ऑपरेटर, उनके लिए क्या है कि उनके लिए कुछ स्पेशल इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी है, वही लग सकते हैं जो साइंस स्ट्रीम से हो, मैथमेटिक्स से हो। बाकी डाटा एंट्री ऑपरेटर आप और सभी चीज़ों में लग सकते हैं, बस कैश में लगना है, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, रेलवे डिपार्टमेंट, कैज, आपका डिफेंस मिनिस्ट्री, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, बहुत सारे जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं उनमें क्लर्क वगैरह, डाटा एंट्री ऑपरेटर वगैरह इसी SSC CHSL से लगते हैं। ठीक है, तो जो कैज में लगना चाहता है कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया में, तो उसकी साइंस स्ट्रीम से होनी चाहिए विद मैथ। ठीक है, मैथ आपका जरूर किया होना चाहिए 12वीं में। ठीक है, और साइंस स्ट्रीम से भी होनी चाहिए प्लस आपका मैथ भी होना चाहिए अगर आप कैज में लगना चाहते हैं। अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर अन्य चीज़ों में लगना चाहते हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में हो गया, आपकी अन्य जितने भी डिपार्टमेंट हैं, हजार सैकड़ों डिपार्टमेंट हैं, उनमें लगना चाहते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो आप सिंपल 12वीं होना चाहिए। बस एक डिपार्टमेंट ऐसा है कैज जिसमें अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर लगना चाहते हैं तो आपके पास 12वीं साइंस स्ट्रीम के लिए हो, अन्य आप कोई भी जॉब ले सकते हैं, आर्ट से हो, कॉमर्स से हो, आपकी किसी भी उससे हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, हम भाई कहाँ पे जाके अप्लाई करें, तो ssc.nic.in पे जाके आप यहाँ पे अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी कितनी होगी इन फॉर्म को भरने के लिए, 100 रुपये होगी। आप 100 रुपये फ़ी पे करके इन फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, ये सारे आपके जो एग्ज़ाम होंगे इन जगहों पे होंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जिस भी एरिए के हो आप, मान लो आप पंजाब के हो, आप जम्मू कश्मीर के हो, तो इन एरियो में जाके आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, श्रीनगर में भी एग्ज़ाम होंगे, जम्मू कश्मीर के हो, पटियाला में एग्ज़ाम होते हैं अगर आप पंजाब के हो, एग्ज़ाम्पल के तौर पे। ठीक है, गुजरात के हो तो अहमदाबाद में एग्ज़ाम होंगे, गोवा के हो तो पणजी में एग्ज़ाम होंगे, तो आप यहाँ पे एग्ज़ाम अपना भर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिलेबस की, तो ये इनका सिलेबस है। हिंदी आती है आपकी 25%, इंग्लिश आती है आपका प्री एग्ज़ाम में, 25% आपकी रीजनिंग आती है। ठीक है, फिर मैथ आता है, फिर 25% जीके आती है। तो ऐसे उसमें कर दिया उन्होंने। देखिए जैसे मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ठीक है, तो अगर हम बात करें जीके की, ठीक है, जीके तो 25 क्वेश्चन आते हैं जीके के। अगर मैं बात करूं मैथ की, ठीक है, मैथ की तो उसके भी 25 क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग के, ठीक है, रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चन आते हैं। मैथ, जीके, रीजनिंग, इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन आते हैं। ये टायर 1 की बात है। और उसके बाद टायर 2 होता है जिसमें आपका
टायर 2 पेपर विल बी डिस्क्रिप्टेड पेपर ऑफ 100 मार्क्स पेन एंड पेपर मोड, ठीक है। और जिसके लिए आपको 1 आवर 20 मिनट दिए जाते हैं, ठीक है। 1 घंटा जिसके लिए आपको दिया जाता है, 20 मिनट फॉर कंपनसेटरी टाइम विल बी आल्सो प्रोवाइडेड टू द एलिजिबल स्क्राइब पैरा 82। 1 घंटा आपको यहाँ पे दिया जाता है। और टायर 2 में मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स टायर 2 33% आपके कम से कम आने चाहिए, क्वालिफाई मार्क्स हैं ये आपके, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश में दे सकते हो आप टायर 2, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है सारी चीज़ें जो भी। इसके बाद टायर 3 आएगा कुछ पोस्टर्स के लिए, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें आपका स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट वगैरह होगी, ठीक है। अलग अलग है इनका टाइप 3। पहले आप ये देख लीजिए जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, ये चीज़ें आपकी यहाँ पे मांगी गई हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें और लाइक जरूर करें इस वीडियोज़ को, अगर आपको यह वीडियोज़ पसंद आई है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।